गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, हाँ, जैसा कि आपको पता है, दैनिक जागरण जनसत्ता का जो डेली का जो एडिटोरियल होता है, जिसे आप संपादकीय के नाम से जानते हैं, उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं और चीज़ों को बताते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आगे। इसे लिखा है दोस्तों विवेक ओझा जी ने। और जो आज का कंटेंट है, विषय, वो है प्रतिस्पर्धी उद्योग बनता आतंकवाद। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से एक बिजनेसमैन कारखाने खोलता है, उद्योग धंधे लगाता है, कि तमाम तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाए और लोगों तक पहुंचाई जाए उनके ज़रूरत के हिसाब से। और उसी तरह जिस तरह से किसान है, खेतों में फसल उगाता है, ठीक है, उसी तरह कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आतंकवाद को जन्म देते हैं और उन्हीं के सहारे अपना जो है कि धंधा कारोबार संचालित करते हैं। ऐसे तमाम लोगों के बारे में आज बात किया जाएगा और किस प्रकार से और किन लोगों के द्वारा इन्हें पोषण दिया जा रहा है। कि जिस तरह से देख सकते हैं, सीज फायर का ये बार बार उल्लंघन कर रहे हैं और हफ्ते में ऐसा कोई हफ्ता, महीने का कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता होगा या फिर कहीं दिन नहीं जाता होगा जहाँ पर पाकिस्तान जैसा देश इस तरह का हिमाकत न करता हो, इस तरह की गंदी सोच, गंदी मानसिकता न रखता हो। अभी 2-3 दिन पहले जिस तरह से 3-4 टेररिस्ट मारे गए थे, तो ये इसकी मानसिकता कब तक इसी प्रकार की चलती रहेगी, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। देखिए, लिखा, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने हाल ही में कहा कि नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 300 से ज़्यादा आतंकवादी मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसे आप POK कहते हैं। POK का मतलब होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। मतलब पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती जम्मू कश्मीर के कुछ भाग को, कश्मीर के कुछ भाग को हथिया लिया है, ठीक है, और भी भारत में घुसपैठ की फिराक में है। इसलिए भारतीय सुरक्षा बलों ने वहां सक्रिय लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन आदि से निपटने के लिए नए अभियान चलाए हैं। दरअसल कश्मीर घाटी में आतंकवाद विश्व के अन्य हिस्सों की तरह एक प्रतिस्पर्धी उद्योग के रूप में उभर रहा है। जिस प्रकार आतंकवाद के खात्मे के लिए कठोर दमनात्मक कार्रवाई की गई है, उससे आतंकियों को अपनी रणनीति, संसाधनों, आतंकी भर्ती प्रणालियों, आतंकी कृत्यों को नए और आश्चर्यजनक रूपों में पेश कर लाइमलाइट में आने का दबाव बढ़ा है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मानना है कि जमात इस्लामी, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन और हुर्रियत का अभिभावक संगठन है, वह कश्मीर घाटी में पृथकतावादी और कट्टर विचारधारा के प्रसार के लिए जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही यह हिजबुल मुजाहिदीन को सभी प्रकार के सहयोग और समर्थन लगातार उपलब्ध करा रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से वहाँ के कुछ राज्य विरोधी विचारधाराएं भी काम कर रही हैं, आपको पता होगा, जिन्हें आप कह सकते हैं ये सेपरेटिस्ट, जिन्हें अलगाववादी नेता के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। नहीं तो बता दें, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में यदि वहाँ के राज्यों के कुछ लोगों के द्वारा पनाह न दी जाए या फिर पाकिस्तानी मानसिकता के आधार पर वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ को न बढ़ाया जाए, तो क्या मजाल है किसी की कि इतनी भारी मात्रा में कोई RDX विस्फोटक पदार्थ लेकर आए और हमारे भारतीय जवानों के काफिलों पे हमला कर दे, जो दोस्तों सदियों तक नहीं भुलाया जा सकता। तो ये जो कंस्पिरेसी तमाम तरह की रची जा रही हैं, इसमें वही लोग जिम्मेदार हैं जो हमारे ही देश में रह रहे हैं, खा रहे हैं। वो लोग तो एक ज़रिया है। देखिए, हर बाहरी जो व्यक्ति होता है वो चाहता है कि जो आपका डेवलपमेंट है उसे रोका जाए, आपका शोषण किया जाए, आपके संसाधनों को लूटा जाए, वो तो चाहेगा ही। पर दोस्तों, आपका परिवार तब तक ख़राब नहीं हो सकता है जब तक बाहरी व्यक्ति की बातें आप ना मानें। बाहरी व्यक्ति की बातों को आप बाहर तक ही सुने, उसके बाद कहिए, मतलब डांट दीजिए कि हट, बस अंदर गया, सब कुछ भूल जाइए। पर हमारे देश में किस प्रकार से दोस्तों चंद पैसों की खातिर वो अपने देश को, अपनी माँ बहन बेच दें, देश की तो बात छोड़िए। यह हिजबुल मुजाहिदीन को भर्ती, फंडिंग, हथियारों की आपूर्ति, आश्रय और लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करते हुए पाया गया है। लॉजिस्टिक का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जो सामानों को पहुंचाना होता है। जो भी हम बात कर रहे थे, विस्फोटक पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया कैसे।
जबकि जमात इस्लामी का गठन धार्मिक मदरसों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। पिछले वर्ष भारतीय सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक ओवरग्राउंड वर्कर यानी ज़मीनी कार्यकर्ता को किश्तवाड़ जिले से गिरफ्तार और उससे भारी मात्रा में गोला बारूद, पिस्तौल, मैगजीन और चीनी ग्रेनेड जब्त किया गया था। सोचिए, इसके घर को आतंकवादियों के सहयोग के प्रयोग में लाया जा रहा था। ओवरग्राउंड वर्कर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आतंकी घटना में तो संलग्न नहीं होते हैं, लेकिन आतंकवादियों के सहायक की भूमिका अदा करते हैं। सोचिए, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ये कौन पहुंचाता है? यही अप्रत्यक्ष रूप से, जिन्हें आप प्रत्यक्ष नहीं कह सकते हैं, जिन्हें आप अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं। पर यदि यही जो लोग अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देते हैं, यदि इनकी भूमिका को काट दिया जाए, हटा दिया जाए, तो ये कोई भी काम अपना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, सारी ज़रूरत की चीज़ें आपने तो पहुंचा दी हैं, मुझे तो बस उस घटना को अंजाम देना है, या फिर मैं बम बांध के उड़ा दूं, क्योंकि सारी चीज़ें तो आपने पहले ही बता रखी हैं, कहाँ क्या है, कैसे क्या करना है। तो अपने सबसे ज़्यादा खतरनाक है। यदि आपके परिवार में कोई है परिवार विरोधी विचारधारा रखा है, तो आपका परिवार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। और लड़ेंगे आप किससे? आप तो बाहरी व्यक्तियों से लड़ लेंगे, पर घर के अंदर कैसे लड़ेंगे? तो वही चीज़ें यहाँ भी है दोस्तों। हम बाहर वालों से तो लड़ लेंगे, पर घर के अंदर जो है, देश के अंदर जो पाकिस्तान परस्त लोगों की तरह मानसिकता रखे हैं, उनसे कैसे लड़ा जाए? ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आतंकी विचारधारा से धर्म और मौद्रिक लाभों के आधार पर प्रभावित होते हैं और आतंकियों के लिए अपने घरों में शरण देने, उनके लिए विभिन्न आवश्यक उपकरण जैसे मोबाइल, सिम, हथियार, अन्य आवश्यक रसद मुहैया कराने में परोक्ष रूप से लगे रहते हैं। ठीक, दो शब्द होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है परोक्ष। परोक्ष का मतलब होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष, उसे परोक्ष भी कहते हैं। इनमें धर्म के आधार पर युवाओं को गुमराह कर आतंकी गुटों में भर्ती कराने के लिए सक्रियता दिखाई गई है। सोचिए, जब इंसान समझ जाता है कि इसे किसी और आधार पर बरगलाया नहीं जाता है, तो उसे रिलीजन, धर्म संबंधी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, लोगों को गुमराह करना पड़ता है कि आप सदियों तक लूटे गए या फिर सदियों तक आपने यहाँ पर राज किया, अब वक्त आ गया है आपको साबित करने का, अल्लाह ताला फिर आपको जानेंगे। उन्हें पता है यदि धर्म का सहारा नहीं लिया जाएगा तो ये बंदा बरगलाएगा नहीं, और हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो मंसूबे हैं, वो कभी कंप्लीट नहीं होंगे। आपको दोस्तों बता दें, जिस तरह से केरल जैसे राज्य में, जो अपने आप को कहता है कि मैं तकरीबन पूर्ण साक्षर राज्यों में आता हूँ, और इसका पिटारा पिछले कई साल से लेकर बैठा हुआ है और उसी में खुश रहता है। पर जिस तरह से घटना घटी है, मैं बता दूं, केरला के अंदर हमें आज सहानुभूति नहीं समानुभूति की ज़रूरत है। जिस प्रकार से 3 दिन से उस तालाब में बैठ के वो हथिनी अपनी मौत की प्रतीक्षा कर रही थी, और उसके पेट में जो बच्चा था वो जो महसूस कर रहा था, वो 3 दिन तक जो हथिनी ने, जो गर्भवती हथिनी थी, जो महसूस की, यदि आप उस पीड़ा को, उस दर्द को महसूस कर सकते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ और आपको वचन देता हूँ, आप जीवन में कभी भी अधार्मिक कार्य नहीं करेंगे, कभी भी जानवर को जानवर नहीं बल्कि इंसानों से भी बड़ा ओहदा देंगे। सबके अंदर फीलिंग्स होती हैं, याद रखिएगा जीवन में। यदि आप सोचते हैं आप मनुष्य हैं, आपकी जान ज़्यादा प्यारी है या इस पृथ्वी के लिए ज़्यादा उपयोगी है, तो आप गलत हैं। हर कीड़े, चाहे कितना छोटा कीड़ा मकोड़ा हमारी नज़रों में हो, पर उसकी जान उसके लिए आपसे कहीं ज़्यादा मूल्यवान होती है। पर हम सालों से किस प्रकार से जानवरों का मांस खा रहे हैं। ये पहली हाथी नहीं जिसे बर्बरता क्रूरता से मारा गया है, इससे पहले भी तमाम हाथियाँ, तमाम जानवर मारे गए और मारे जा रहे हैं, और जिसका सेवन और जिनका लुत्फ़ आप जैसे, हम जैसे लोग उठा रहे हैं। अन्यथा इस तरह की क्रूरता बर्बरता बहुत पहले ख़त्म हो जाती। लोग कुत्ते बिल्लियाँ तक काट के कई राज्यों में, कई देशों में खा रहे हैं। कुछ राज्यों में तो ऐसा होता है कि जब भैंस गाय प्रेग्नेंट होती है तो उसे बड़े से कुएं में, तालाब में फेंक दिया जाता है। फिर जब वो 5-7 घंटे मशक्क़त के बाद उसका बच्चा अपने आप निकल जाता है, तो उसको पैक करके विदेशों में भेजा जाता है, उसकी अच्छी कमाई होती है। तो क्या आप इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी बहुत बर्बरता समाज में भरा हुआ है। तो ध्यान उधर चला गया था। मैं चाह रहा था कि आपको उस घटना से अवगत कराऊं, उसके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करें।
यदि आवश्यकता समझें, यदि आपको लगे कि नहीं मुझे इस घटना के ऊपर कुछ कहना है, कुछ भी नहीं कह सकते तो इतना ज़रूर कहिएगा कि ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों ने इस अमानवीय घटना को अंजाम दिया है, उनके लिए 2 शब्द आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। हो सके तो भर भर के पानी पी पी के गाली दीजिएगा। उस चीज़ को आज मैं भी छूट दे दिया हूँ। जितना गंदा से गंदा शब्द है उन शब्दों का प्रयोग करिएगा। पर दोस्तों छोड़िए, अच्छा आगे चलते हैं। कश्मीर में ज़मीनी कार्यकर्ताओं ने आतंकियों की भर्ती और प्रशिक्षण में सहायक की भूमिका निभाई है। ये विभिन्न प्रकार के वाहनों और आतंकियों के लिए हथियारों की आपूर्ति करते हैं। दक्षिणी कश्मीर में सक्रिय हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी गुटों के ज़मीनी कार्यकर्ताओं के नेटवर्क पर नियंत्रण के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2009 के प्रारंभ में कश्मीरी जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। वुहान बानी करके एक व्यक्ति था जो टेररिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य था, जिसे जब मारा गया था तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरे जम्मू कश्मीर में मातम छा गया था। किस प्रकार से लाखों लोगों ने उसके, जिस दिन वो मरा था उसे शहीद का दर्जा दे रहे थे और लोग उसके काफिला के पीछे रो रहे थे, आंसू गिरा रहे थे, लड़कियां चिल्ला रही थी, पागल हो रही थी। ये क्या है? मतलब हमारे देश में इस तरह की मानसिकता है, हमारे देश को गिराने की, हमारे देश को बर्बाद करने की। तब तक हमारा देश कैसे आज़ाद होगा? मैं तो कभी कभार महसूस करता हूँ हमारा देश आज भी आज़ाद नहीं है। आज भी हम उन चीज़ों से घिरे हुए हैं जिनसे हमें बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। और वो कौन लोग हैं जो भारत के अंदर ही रहकर भारत की खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर भारत विरोधी कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको उनकी भाषा में बात करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों इन लोगों की वजह से जिस तरह से ये सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, ज़रूरी चीज़ों को पहुंचा रहे हैं उन आतंकवादियों तक, ऐसी विचारधारा को पोषण दे रहे हैं, उनकी वजह से हमारे लाखों जवान मारे जा चुके हैं और डेली 5-6 मरते हैं। ये पीड़ा हम कब तक लेकर चलेंगे? मई माह में 3 बड़े मुठभेड़ सुरक्षा बलों द्वारा की गई, जिनमें हिजबुल के कमांडर रियाज नायकू समेत 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। सुरक्षा बलों की इस अति सक्रियता से आतंकी संगठन प्रतिशोध की भावना से भरे हुए हैं। ऐसे में सीआरपीएफ, बीएसएफ की गश्ती दल और चौकियों की आतंकियों ने निशाना बनाया। इसके मूल में पाकिस्तान की बौखलाहट को देखा जा सकता है। कोरोना वायरस की मार और गंभीर आर्थिक तंगी के बावजूद कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल का जो वीडियो था आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लोग बात कर रहे हैं। अमेरिका जैसा देश की, भारत जैसा देश को मीडिएटर का काम करना चाहिए तालिबान से बात करके। तो ये आपको देखना चाहिए वहाँ पे, इसका कुछ लिंक आपको समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों तालिबान, हिजबुल, जैश ए मोहम्मद और जो आईएसआई हैं उनसे कम नहीं है। ये सब एक दूसरे के, एक ही माँ के सब बेटे हैं, बस इतना जान लीजिएगा। इनमें बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। भारत पिछले कुछ वर्षों में आतंकी गतिविधियों को संपूर्ण भारत में फैलने से रोकने और कश्मीर घाटी तक, और जो उनकी माँ है ना जैसे मैंने कहा ना कि एक ही माँ के सारे बच्चे हैं, और जो उनकी माँ है वो एक तरह से कह सकते हैं वो संस्थान है जहाँ से पूरी तरह से लोगों को पोषण दिया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, गलत दिशा में ले जाने की प्रेरणा दी जा रही है। सीमित रखने में सफल रहा है, साथ ही जम्मू और कश्मीर के संबंध में भी एक ठोस और यथार्थवादी नीति को सफलतापूर्वक लागू करने में सफल रहा है। लेकिन दूसरी ओर वैश्विक आतंकवाद के स्वरूप और कार्य पद्धति में आ रहे नए बदलाव के कारण आंतरिक सुरक्षा के सामने नए खतरे उत्पन्न होने की संभावना भी बढ़ गई। दरअसल हाल ही के दशकों में आतंकवाद एक संगठित अपराध और अपराधियों के नेटवर्क के साथ ही एक प्रतिस्पर्धा उद्योग के रूप में उभरा है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा प्रतिस्पर्धा उद्योग कारोबार चल रहा है कि यदि कहीं भी किसी भी घटना को अंजाम दिया जा रहा है जहाँ पे पाया जा रहा है कि आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया, तो तमाम 10 लोग वीडियो जारी करेंगे, अरे फलाने मुजाहिदीन ने ये काम किया है, नहीं जैसे तुर्रानी ने ये काम किया। मतलब उनको कितना अच्छा लगता है कि भैया हमारा जो कारोबार अब अच्छा चल रहा है, हम पटरी पे आ गए हैं, अब समाज के, देश के बड़े बड़े लोग हमसे डरेंगे, उसके बाद हम लोगों से अपने अनुसार अपनी बातें मनवाएंगे, इस्लाम का प्रचार प्रसार करेंगे। यदि आपको लगता है मेरे मुसलमान भाइयों ये लोग इस्लाम के सच्चे और ईमानदार संरक्षक हैं, उपदेशक हैं, तो आप गलत हैं। ये लोग धर्म की आड़ में किस प्रकार से मुसलमान भाइयों बहनों को
गुमराह कर रहे हैं, इस चीज़ की असलियत को आप जानने की कोशिश करिएगा। हर वो व्यक्ति जो हिंसा का सहारा लेकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है, अपनी बातों को मनवाने का प्रयत्न करता है, वो सही व्यक्ति हो ही नहीं सकता। धर्म ये कभी नहीं कहता। धर्म ये कहता है कि जो स्वेच्छा से जो आपको अच्छा लगे उस चीज़ को अपनाइए। सैकड़ों आतंकवादी समूह प्राथमिकता के तौर पर अपने संरक्षण और बढ़ावा देने वाले देशों, संगठनों और समूहों की नज़र में बने रहना चाहते हैं। हाल ही के वर्षों में ISIS की सक्रियता ने भारत में भी आतंकी समूहों में प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है। यही कारण कि आतंकी समूहों द्वारा भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। यही नहीं, आतंकी गतिविधियों के लिए भूमि पर कब्जा करने की नई रणनीति भी आतंकवादियों ने अपनाई है। वैश्विक पटल पर देखें तो यमन के यहूती विद्रोहियों ने राजधानी साना समेत कई भागों पर कब्जा कर यमन सरकार समेत सऊदी अरब का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। इसी प्रकार इस्लामिक स्टेट ने इराक और सीरिया के महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा किया है। 3-4 साल पहले की घटना थी, जिस प्रकार से सीरिया और इराक में वहाँ के जो तालिबानी लड़के थे, फिर ISI के लड़के थे, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे तांडव मचाया था, सब लोगों के गले काट काट के, मतलब जानवरों से भी क्रूर बर्बरता, जिस तरह से लोग मुर्गा काटते हैं, चिकन काटते हैं, पता होगा आपको, मछलियाँ काटते हैं, उस तरह से इंसानों को काटा जा रहा था। ये उनका दहशत दरिंदापन, ये है उनका नंगा नाच। तालिबान नेटवर्क और ISIS खिरासन ने अफ़गानिस्तान के हिस्सों को कब्जे में लिया है। तालिबान तो 1996 से 2003 तक अफ़गानिस्तान में सत्ता भी संभाल चुका। सोचिए, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने शासन भी किया कई देशों में, और उसका मिसाल अफ़गानिस्तान जैसे देश को देख सकते हैं। इसी प्रकार सोमालिया में अल शबाब और नाइजीरिया में बोको हराम जैसे आतंकी संगठन इस्लामिक साम्राज्य के निर्माण की मंशा से अपने अपने देश के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करने के प्रयास में लगे हुए हैं। इसी क्रम में ISIS ने जम्मू कश्मीर में अपना एक प्रांत बनाने का दावा पिछले वर्ष किया था। आज आतंकवादी संगठन अपने आतंकी मिशनों के लिए वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के नए नए तरीके खोज रहे हैं। इसमें एक प्रमुख तरीका है राज्य प्रायोजित आतंकवाद के जरिए देश की सत्ता से ही पूंजी प्राप्त करना। सोचिए, मतलब राज्य प्रायोजित द्वारा राज्य में तमाम लड़कों की भर्ती करना, उसके बाद उस राज्य में तांडव मचा देना, उसके बाद सरकार से डिमांड रखना कि भैया हमें पैसे की ज़रूरत है, अन्यथा हम आपको, देश को, आपके राज्य को अस्थिर कर देंगे, ठीक, तमाम तरह की घटनाओं को अंजाम दे देंगे, इसलिए आप मुझे इतना बड़ा जो है फंड मुहैया करिए। मसलन पाकिस्तान द्वारा लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों का वित्तीय सहयोग मिलना, लेबनान के हिजबुल नामक आतंकी संगठन जिस पर खाड़ी देशों में आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है, को ईरान द्वारा वित्त पोषण, सीरिया के विद्रोहियों को अमेरिका द्वारा वित्तीय सहयोग आदि। तो आप देख सकते हैं कई राष्ट्रों ने अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से तमाम तरह के आतंकवादी संगठन को लोगों ने तैयार किया है, और उन्हीं के माध्यम से इन लोगों को वित्त पोषण किया जा रहा है। तो आप कहाँ तक क्या देख सकते हैं, ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं जो अपने आप को शक्तिशाली देशों की संज्ञा देते हैं ना, ये कम चालाक नहीं है। जिस तरह से कई देशों ने स्पाई एजेंसियाँ बना रखी हैं ना, उसी तरह कई देशों ने इतनी खतरनाक आतंकवादी ग्रुप बना रखे हैं, और उनके लिए जासूसी हैं। जासूस का काम यह है कि दोस्तों गुप्तचर चीज़ें जो कई देशों की इन्फॉर्मेशन होता है वो उन देशों तक पहुंचाएगा, पर इनका जो काम है अंदर ही अंदर आपको कटवाएंगे, मरवाएंगे, आपके देश को अस्थिर कर देंगे और नाम किसी और का आएगा। ISIS जैसे आतंकी संगठन अपने कब्जे वाली भूमि से पेट्रोलियम तेल के कुओं से तेल बेचकर धन प्राप्त करने के प्रयास कर चुके हैं। आज उद्यमशीलता के रूप में आतंकियों द्वारा प्रतिस्पर्धा की जा रही है। आतंकी संगठनों द्वारा नए नए आतंकियों की भर्ती और नए नए आतंकी संगठनों का निर्माण उनकी उद्यमशीलता जैसी प्रवृत्ति को दर्शाता है। मसलन अबू बकर अल बगदादी द्वारा इस्लामिक स्टेट की स्थापना, आसिम उमर द्वारा 2014 में अल कायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट की स्थापना और दक्षिण एशिया में आतंकवाद फैलाने में इसकी भूमिका सुरक्षा बलों द्वारा स्पष्ट की जा चुकी है। इसके साथ ही आतंकी गतिविधियों के प्रतिस्पर्धी तरीके भी गढ़े गए हैं। आतंकवादियों ने अन्य आतंकी गुटों से अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए हिंसक गतिविधियों के नए नए तरीके अपनाए, जिनमें ID, वाहन बम, सुसाइड बम्बर और फिदाई हमले शामिल हैं। सोचिए, मतलब जिस चीज़ के लिए यदि उन्होंने कहा यदि आपने नहीं किया तो खुद पे मतलब नहीं होता मानव बम, मतलब अपने शरीर के ऊपर तमाम तरह के विस्फोटक पदार्थ बांध के आपके सामने कूद जाएंगी, इमारतें उड़ा देंगे, गाड़ी उड़ा देंगे, मॉल उड़ा देंगे। उसके बाद कहेंगे भैया अब हमें जो है कि पैसा दो, वित्त पोषण करो हमारा।
भारत सहित वैश्विक स्तर पर आतंकी समूहों की रणनीति में आ रहे इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए भारत में आतंकवाद को प्रतिस्पर्धी उद्योग के रूप में न पनपने देने के लिए ठोस रणनीति बनानी होगी। उसके बाद है आसूचना इकाइयों के मध्य बेहतर समन्वय, आतंकी गतिविधियों, योजनाओं, षड्यंत्रों की पहचान करना, आतंकी अभियानों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया के नेटवर्क को तोड़कर स्थानीय युवाओं को आजीविका के बेहतर विकल्प देना, आतंकी गतिविधियों को संचालित होने देने में सहायक कारकों जैसे अग्रणी संगठनों, जमीनी कार्यकर्ताओं के नेटवर्क पर मारक कार्रवाई करना और सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक तकनीकी हथियार, सुरक्षा उपकरणों से लैस करना आदि कई अन्य प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। आतंकी समूहों के संबंध में कोई भी रणनीति तभी सफल हो पाएगी जब हम घरेलू स्तर पर विभिन्न समुदायों के बीच आपसी सौहार्द और सरकार के प्रति विश्वास बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को कि हमारे जो देश में कुछ लोग हैं जिनका वित्त पोषण किया जा रहा है, जो संगठन है और जिनका उद्देश्य मकसद ही है कि तालिबान जैसे, मोहम्मद आशाई जैसे संगठनों को मदद पहुंचाना और यहाँ पे भी कुछ चीज़ों को सक्रिय करना। तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ दोस्तों कभी भी यदि आपको किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिले तो तमाम एजेंसियों को सूचित करें और उनको बेनकाब करें, या फिर कहीं भी किसी भी संस्थान में धर्म विरोधी, ठीक है, देश विरोधी, व्यक्ति विरोधी ऐसे कोई काम कर रहे हैं जिनसे आपको लग रहा है कि हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को खतरा हो सकता है, उसके बारे में भी आप लोगों को बताएं। धन्यवाद।